नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में जो राजनीति इस समय चल रही है और जो राजनीतिक ढांचा बना हुआ है उसमें इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की पार्टी ज़रूर है, लेकिन जो पार्टी जिस रूप में हुआ करती थी उससे तुलना करें तो वो पुराने महल का खंडहर दिखाई देती है। अब वो खंडहर के अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर टूट रहे हैं। पूरा खंडहर वो कब धराशायी होगा ये तो पता नहीं, उसमें समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे होगा ज़रूर। वो एक किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन आता है, ये एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। वही कांग्रेस पार्टी के साथ है, कोई एक दिन में नहीं ख़त्म होने जा रही है लेकिन एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी। अब दूसरा नंबर आता है क्षेत्रीय दलों का। क्षेत्रीय दलों में सर्वाइव वो करेगा जिसकी स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग हो, वो चाहे वंशवादी हो, परिवारवादी हो, भ्रष्टाचारी हो। इससे ज़्यादा फर्क उनके चुनाव का जो भाग्य है या इलेक्शन फॉर्च्यून जिसे कहें उस पर नहीं पड़ने वाला। और आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में जिस तरह से डीएमके जीतती है, उससे पहले अन्ना डीएमके, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा, इसी तरह से अलग अलग राज्यों में आप देखिए जहाँ क्षेत्रीय दल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे जगन मोहन रेड्डी हों, चाहे तेलंगाना में केसीआर हों, इन सब के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए परिवारवाद, वंशवाद कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता के लिए धीरे धीरे ये मुद्दा बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार का असर, उस मुद्दे का असर एक सीमा के बाद होता है। लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, ढील देते रहते हैं, फिर एक समय आता है जब उनको लगता है कि ना बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भ्रष्टाचार के मुद्दे से ही शुरू हुआ था। अगर इमरजेंसी न लगाई होती इंदिरा गांधी ने तो पता नहीं उसका असर क्या होता, क्या नतीजा आता 77 में, लेकिन वो बात पीछे चली गई। इसी तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था। उस समय लोगों को लगा कि भाई अब भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई है, रुकना चाहिए। फिर 2004 से 2014 जो कांग्रेस की सरकार चली, सोनिया और मनमोहन की, उसमें भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तोड़ दी। इसलिए अन्ना हजारे जब सामने आए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर तो लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो भ्रष्टाचार अभी इस समय भारतीय राजनीति का बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं वो अभी सेफ हैं फिलहाल, लेकिन हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन आप देखिए, अगर भारत के जो है आप 28 राज्यों पर नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा कि 2 इस समय उसके किले, 2 गढ़ अभी बचे हुए हैं 4 मई तक। 4 मई को क्या होगा, 4 मई को पता चलेगा। कौन से 2 गढ़ हैं? एक तमिलनाडु में डीएमके का किला, दूसरा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल का किला। ये 2 विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो अपने राज्य में सत्ता में हैं और इनके नेता जो हैं उनका बड़ा जनाधार है, अपने लोगों में उनके जो समर्थक हैं उनमें लोकप्रिय हैं, और ये अपने विरोधी को 1 इंच ज़मीन देने के पक्ष में नहीं है। साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े अपनाते हैं अपने विरोधी के खिलाफ, उससे हिचकिचाते नहीं हैं। इनके लिए चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो सत्ता में आएंगे, चुनाव जीतेंगे और सत्ता में आएंगे तभी भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा। तो इसलिए इस समय भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस चुनौती नहीं है। कांग्रेस की 99 सीटें भले लोकसभा में हों, फिर भी वो चुनौती नहीं है। उसका कारण है, क्षेत्रीय दलों को देखिए, ये सब लोग जो आए हैं वो लड़कर, आंदोलन करके, सड़क पर संघर्ष करके तब ये सत्ता में पहुँचे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो बिना संघर्ष के सत्ता में पहुँची है, बिना सड़क पर उतरे सत्ता में पहुँची है, बल्कि अपने जन्म से कहें तो सत्ता के द्वारा ही पाली गई है। जब इसका 1881 में इसका गठन हुआ था, ब्रिटिश अधिकारियों ने किया था, और उसके बाद लगातार ब्रिटिश अधिकारियों का, ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश सरकार का वरद हस्त कांग्रेस पर रहा है। और आज़ादी के बाद सत्ता कांग्रेस को मिल गई,
तो कांग्रेस ने संघर्ष का रास्ता कभी देखा नहीं, उस रास्ते पर कभी गई नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के लिए वो चुनौती नहीं है, क्योंकि भाजपा के लिए चुनौती वही बन सकता है जो संघर्ष करने की क्षमता रखता हो, जो ममता बनर्जी में भी है और जो एमके स्टालिन में भी है। इसलिए जो है भाजपा के लिए चुनौती इस समय दो क्षेत्रीय पार्टियां और उनके नेता हैं, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन। अब अगर 4 मई को ये दोनों किले ध्वस्त हो जाते हैं तो जरा आप कल्पना कीजिए भारतीय राजनीति की, राष्ट्रीय राजनीति की, उसमें कोई ऐसा नेता नहीं होगा किसी राज्य में जो बड़े जनाधार वाला हो, बड़ी ताकत रखता हो। डीएमके के पास लगभग 38 सीटें हैं 39 में से, ममता बनर्जी के पास 42 में से 28 या 29 सीटें हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा सीट लेकर आने वाली और कोई पार्टी, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, लेकिन मैं अखिलेश यादव को इन दोनों की कैटेगरी में नहीं रखता। अखिलेश यादव कोई संघर्ष करके नहीं आए हैं, पिता से विरासत में उनको सत्ता मिली, पार्टी मिली, राजनीति में उनको हैसियत मिली अपने पिता के संघर्ष के बल पर जो उन्होंने अर्जित किया था उसके कारण। वैसे आप कहने को कह सकते हैं कि डीएमके और एमके स्टालिन के लिए भी यही बात कह सकते हैं, लेकिन एमके स्टालिन ने अपने पिता के रहते हुए बहुत मेहनत की है, बड़ा संघर्ष किया है। ठीक है कि उन्हें भी विरासत में राजनीति मिली और उसी का लाभ वो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना अखिलेश यादव से नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव का केस बिल्कुल अलग है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की बात होना भी बंद हो गई, चर्चा होना भी बंद हो गया, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। इसी तरह से प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, वो जिस तरह से चढ़े धूमकेतु की तरह उभरे और बिल्कुल जो है समाप्त हो गए बहुत जल्दी, सिर्फ 5 साल में, या कह सकते हैं 10 साल में। 5 साल मुख्य विपक्षी दल के रूप में रहे और फिर 5 साल सत्ता में रहे। लेकिन इन दो नेताओं के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी को सार्वदेशिक पार्टी के रूप में अपने को पूरी तरह से स्थापित करना है, जो कि मेरा मानना है कि हो चुकी है, दक्षिण में उसके लिए संघर्ष है, लेकिन ये 2 राज्य अगर भाजपा के पाले में आ जाते हैं, तमिलनाडु तो भाजपा के पाले में उस तरह से नहीं आ सकता, आएगा तो एनडीए के पाले में आएगा, उसमें प्रमुख भूमिका होगी एआईएडीएमके की। लेकिन पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का राज जाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। तो आप देखिए उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूरब में जिन राज्यों की गिनती होती है उनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड आते हैं। ये 4 राज्य आते हैं मुख्य रूप से। इनमें झारखंड को छोड़कर 2 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उड़ीसा और बिहार में, और तीसरे राज्य पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। और इन चारों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। और प्रभाव की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, डेमोग्राफी में जो चेंज हो रहा है भारत में, उसकी दृष्टि से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का आना आवश्यक है। केवल इसलिए नहीं कि भाजपा की सरकार बन जाएगी, भाजपा की सरकार बने ना बने ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। डेमोग्राफी में जो चेंज हो रहा है उसको रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों दृष्टियों से पश्चिम बंगाल की सरकार जो है खतरा बनी हुई है, और ये खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी की जो सनक है घुसपैठियों को बसाने की, रोहिंग्याओं को घुसाने की, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाने और उनको बसाने की, उसके अलावा सुरक्षा के लिए खतरा, बीएसएफ को ज़मीन न देना फेंसिंग के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा करना, ये सब ये संकेत हैं कि पश्चिम बंगाल में कहने को तो चुनी हुई सरकार है, लेकिन वो ऐसी सरकार है जो किसी कानून को, किसी नियम को और संविधान को, न्यायपालिका को, किसी को नहीं मानती। न्यायपालिका के फैसले उसकी नज़र में कोई महत्व नहीं रखते। ऐसी पूरे देश में एक भी सरकार नहीं है, राज्य सरकार, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार है। और ये पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार बार बार साबित करती है
हम अपने आप में कानून हैं, हम जो बोलें वही कानून माना जाना चाहिए। इसके विरुद्ध अगर कुछ होता है, इससे अलग कुछ होता है, तो उनकी नज़र में वो गैर संवैधानिक है, वो नियमों का उल्लंघन है, वो जनतंत्र के खिलाफ है। लेकिन इस चुनाव में आप देखिए, ममता बनर्जी के बयान देखिए। 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 11 में जीती, 16 में जीती, 21 में जीती। किसी चुनाव में आपने ममता बनर्जी को ये शिकायत करते हुए सुना कि हमारे लोगों की पिटाई हो रही है? ममता बनर्जी को इस तरह से बेचैन देखा है? वो शाम को 4 बजे निकलती थी अपना वोट डालने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि सुबह 7 बजे से वो बूथ बूथ घूम रही थी और उनको अपने हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा उनको निराशा 2 वर्गों से हुई है। एक पश्चिम बंगाल का और ख़ास तौर से कोलकाता का जो भद्रलोक है। और पश्चिम बंगाल के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि भद्रलोक बदलता है तो सत्ता बदलती है, तो भद्रलोक इस बार बदल चुका है। दूसरा, महिला मतदाताओं से। महिला मतदाताओं ने बाकी सब मुद्दों को पीछे छोड़ दिया, केवल अपनी सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया, जिस पर ममता बनर्जी की सरकार की परफॉर्मेंस देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे खराब है। लेकिन समस्या उससे बड़ी ये है कि ममता बनर्जी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसको सुधारने का कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, बल्कि जो आरोपी हैं, जो इस तरह के तत्व हैं, उनको संरक्षण दे रही हैं। ये बात पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं को स्वीकार नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कारण ये जो 2 किलो की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 1 किले का गिरना तो तय है, दूसरा गिरेगा कि नहीं 4 मई को पता चलेगा। लेकिन उस किले की नींव भी हिल रही है। अगर वो गिर जाए 4 मई को तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दें कि इन 2 किलों का गिरना, इसका प्रभाव केवल इन 2 राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा भारत की राजनीति में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।